कहाँ हो तुम? चैप्टर 57। जैसे ही हरजीत बालकॉनी में आया, उसकी नजर रिधान पर पड़ी, जो बगल वाली बालकॉनी में खड़ा था। रिधान ने हरजीत को देखकर उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। हरजीत ने एक नजर रिधान के हाथ को देखा, फिर बालकॉनी की बाउंड्री पार चढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी बालकॉनी में चला गया। जैसे ही वो बालकॉनी में आया, वो सीधा रूम के अंदर चला गया। रिधान भी एक बार दिया के रूम की तरफ देखकर उसके पीछे रूम में चला गया। जैसे ही दोनों अंदर गए, कुमार ने एक नजर नीचे देखा। नीचे देखते ही उसने अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस ली। 5 फ्लोर की ऊंचाई से हरजीत ऐसे हाई जंप लगा देता है। ये सोचकर कुमार ने फिर एक गहरी सांस ली और वो भी रूम के अंदर चला गया। हरजीत रूम में आते ही लैपटॉप ओपन करके बैठ गया। ये देखकर रिधान उसके बगल में बैठते हुए पूछा, अभी तक उसके पास रहकर आया है ना? जाकर थोड़ा आराम कर। ये कहते ही उसकी नजर ध्यान से हरजीत पर पड़ी। उसने हैरानी से पूछा, क्या तूने अब तक सो लिया? रिधान की बात सुनकर हरजीत ने बस एक नजर उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। रिधान सब समझ गया। उसने कुछ देर सोचकर हरजीत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी बात सुन। अभी भी देर नहीं हुई है। उससे अपने पास ले आ। एक बार खुद को देख। 4 साल बाद तुझे इतनी आराम की नींद सोते हुए देख रहा हूं। और उस आदमी की बात, हमारे लोग पूरे मुंबई एरिया में उससे ढूंढ रहे हैं। कल तक वो मिल जाएगा। उसके बाद ये इश्यू भी खत्म हो जाएगा। लेकिन वो लड़की ऐसे ही तुम्हारे पास नहीं आएगी। उसके लिए भी कुछ सोच। इतना कहकर रिधान ने एक बार फिर हरजीत को देखा। हरजीत अभी भी एकटक लैपटॉप की स्क्रीन को ही देख रहा था। ये देखकर रिधान खड़ा हुआ, अंगड़ाई लेते हुए बोला, ठीक है, मैं सोने जा रहा हूं। तुम तो आराम से सोकर आए हो, लेकिन तुम्हारे चक्कर में पता नहीं मुझे कितने लोगों को फॉलो करना पड़ा। इतना कहकर वो रूम की तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक रुककर हरजीत से बोला, वैसे मिस्टर मल्होत्रा हमारी शार्ट मान गया। उसने मेल किया है। अगर हम चाहे तो कल मीटिंग रख सकते हैं। फिर अचानक उसको कुछ याद आया। वो मुड़कर हरजीत को देखते हुए पूछा, एक मिनट, क्यों इतने यकीन से कैसे कह दिया था कि वो डॉक्यूमेंट्स तैयार कर देगा? रिधान की बात सुनकर हरजीत ने फिर एक बार उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। ये देखकर रिधान ने सर हिला दिया और जाते हुए बोला, मैंने उसके मेल का रिप्लाई नहीं दिया। अगर तुम चाहो तो रिप्लाई भेज देना। इतना कहकर वो वहां से चला गया। रिधान के जाते ही हरजीत ने कुमार से पूछा, क्या काम हो गया? जैसे ही कुमार के कानून में हरजीत की आवाज पड़ी, उसकी सारी नींद गायब हो गई। दिया के रूम में जैसे ही अशोक और विनीत रूम में आए, अशोक की नजर दिया पर पड़ी, जो सुकून से सो रही थी। दिया को ऐसे देखकर अशोक को थोड़ी राहत मिली। तभी उसे कुछ याद आया। उसने विनीत से पूछा, क्या काम हुआ? विनीत ने कहा, जी सर, मैंने मिस्टर सिंह और मिस्टर सिन्हा को मेल भेज दिया है, लेकिन अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया। विनीत की बात सुनकर अशोक बोला, ठीक है, अब तुम जाकर आराम करो। अशोक की बात सुनकर विनीत बोला, नहीं सर, मैं ठीक हूं। तभी अशोक ने उसे घुरकर देखा और कहा, मैंने कहा ना, जाकर आराम करो। कल सुबह आ जाना।
इस बार विनीत बिना कुछ बोले हाँ में सर हिलाकर एक बार दिया को देखा और बाहर की तरफ बढ़ गया। तभी अशोक ने पीछे से कहा, खुद ड्राइव मत करना, बॉडीगार्ड को साथ लेकर जाना। विनीत ने मुड़कर अशोक को देखा, फिर बिना कुछ बोले हाँ में सर हिलाकर वहां से चला गया। विनीत के जाते ही अशोक भी सोफा की तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक रुककर दिया की तरफ चल दिया। जैसे ही वो दिया के पास आकर उसके बगल में बैठा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। जैसे ही वो बेड पार बैठा, उसके हाथ को बेड पार हल्की सी गर्मी महसूस हुई। उसने ध्यान से बेड को देखा, फिर एक नजर दिया को देखा जो दूसरी तरफ करवट लेकर सो रही थी। अगर दिया दूसरी तरफ सो रही है तो यहाँ इतनी गर्मी क्यों है? यही सोचकर वो कुछ देर तक सोचता रहा। कुछ पाल बाद उसने सोचा, शायद दिया सोते वक्त इधर पलट गई होगी। यही सोचकर उसने अपना हाथ दिया के माथे की तरफ बढ़ाया। जैसे ही अशोक ने दिया के माथे को छुआ, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक बदल गए, क्योंकि दिया के पास से किसी और के परफ्यूम की हल्की सी खुशबू आ रही थी। ये महसूस करते ही अशोक गहरी सोच में बैठ गया। तभी उसका फोन वाइब्रेट करने लगा। जैसे ही उसने स्क्रीन देखी, कॉल रिसीव करके फोन कण से लगा लिया। दूसरी तरफ से विनीत बोला, सर, वो लोग मीटिंग के लिए मान गए हैं। कल सुबह 10 बजे मीटिंग रखने के लिए कहा है। विनीत की बात सुनकर अशोक का ध्यान फोन की तरफ चला गया। उसने एक बार दिया को देखा, फिर उठकर सोफा पार बैठ गया और लैपटॉप खोलकर काम करने लगा। जैसे ही अशोक दिया से दूर हुआ, किसी के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसकी लाल आंखों में भी एक अलग ही सुकून नजर आ रहा था, जैसे वो सिर्फ अशोक को दिया से दूर करना चाहता था। वो लाल आंखें फिर से एक टक दिया को ही देखने लगी। एंड ऑफ सीन। कहाँ हो तुम? हरजीत अभी दिया को ही देख रहा था कि तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। जैसे ही उसकी नजर नोटिफिकेशन पार पड़ी, उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून आ गया। तभी हरजीत ने कुमार की तरफ देखा। कुमार हदबदाकर बोला, बॉस, कैबिन का काम कल तक हो जाएगा, लेकिन मैम की कोई डिटेल्स नहीं मिल रही, और जो पुरानी डिटेल्स थी वो भी गायब हो चुकी है। हमारे लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतना कहकर वो चुप हो गया। हरजीत ने बस एक नजर उठाकर कुमार को देखा। कुमार डरते डरते बोला, वो बॉस, कॉलेज से पता चला है कि जो लड़का अक्सर मैम से मिलने आता था वो और कोई नहीं, मिस्टर मल्होत्रा ही है। कुमार की बात सुनकर हरजीत ने धीरे से आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उसने गुस्से भरी आवाज में कहा, जितने लोग चाहिए उतने लोग इस काम पर लगा दो। मुझे किसी भी कीमत पर उसकी सारी डिटेल्स चाहिए। इतने सालों से वो कहाँ थी, क्या कर रही थी, और मिस्टर मल्होत्रा के साथ उसका क्या रिश्ता है? आखिरी लफ्ज के साथ ही उसकी आंखों में खतरनाक गुस्सा उभार आया। उसने कुमार की तरफ देखा। हरजीत की लाल आंखें देखते ही कुमार घबरा गया। जी बॉस, इतना कहकर वो जाने लगा। तभी हरजीत ने उसे रोकते हुए कहा, कुमार। कुमार तुरंत रुक गया और पलटकर हरजीत की तरफ देखने लगा। हरजीत ने ठंडी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, इस बार मुझे सिर्फ डॉल की इंफॉर्मेशन ही नहीं, मिस्टर मल्होत्रा की भी पूरी हिस्ट्री चाहिए। एक भी बात छूटनी नहीं चाहिए। जी बॉस। इतना कहकर कुमार तुरंत वहां से चला गया। कुमार के जाते ही हरजीत की नजर फिर लैपटॉप पर टिक गई। वो एक टक स्क्रीन को देखता रहा।
उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। दिया को देखते देखते उसे पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। दिया के रूम में दिया ने नींद में अपना हाथ अपनी बगल में रखकर किसी को टटोलने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं आया। उसने धीरे से आंखें खोली और अपनी बगल में देखा। अचानक वो हदबदाकर उठ बैठी। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन रूम में कोई नहीं था। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी। कुछ मिनट बाद उसने आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। कल रात मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मेरे पास कोई था। फिर उसने खुद ही गहरी सांस लेकर सोचा, शायद हमेशा की तरह मैंने कोई सपना ही देख लिया होगा। तभी उसकी नजर सोफा पार पड़ी। अशोक सोफा पर सर पीछे टिकाकर लैपटॉप पार काम करते करते ही सो गया था। अशोक को ऐसे देखकर दिया धीरे से बेड से उठी और उसकी तरफ चल दी। जैसे ही वो अशोक के पास पहुंची, उसकी नजर लैपटॉप पार पड़ी। लैपटॉप में अभी भी कुछ फाइल्स खुली हुई थी। दिया समझ गई कि अशोक काम करते करते ही सो गया होगा। उसने झुककर पहले लैपटॉप बैंड किया। फिर उसकी नजर अशोक पर पड़ी। अशोक के बाल उसके माथे पर बिखर गए थे। अशोक को ऐसे देखकर दिया के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने धीरे से उसके बाल ठीक करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे घूर रहा हो। दिया ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और इधर-उधर देखने लगी, लेकिन रूम में कोई भी नहीं था। उसने दूर की तरफ देखा। दूर भी बंद था। दूसरी तरफ हरजीत सीसीटीवी स्क्रीन को एकटक गुस्से से देख रहा था। जैसे ही दिया ने नींद में अपना हाथ अपनी बगल में फेरना शुरू किया, हरजीत के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो समझ गया कि दिया को उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ था। लेकिन अगले ही पाल सब कुछ बादल गया। हरजीत का मुस्कान गुस्से में बादल गया। जैसे ही दिया मुस्कुराते हुए अशोक के बाल ठीक करने के लिए हाथ बढ़ाने लगी, हरजीत की आंखें धीरे धीरे खून की तरह लाल हो गई। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, क्या दिया अशोक के बाल ठीक करने वाली है? ये सोचते ही उसका गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने अचानक लैपटॉप उठाकर पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा। क्रैश! तेज आवाज सुनकर रिधान तुरंत रूम से बाहर आया। जैसे ही उसने सामने का मंजर देखा, वो सब समझ गया। जरूर बात दिया की ही होगी। यही सोचकर वो धीरे धीरे हरजीत की तरफ बढ़ा। दिया के रूम में डोर बैंड देखकर दिया ने दोबारा अशोक की तरफ देखा। तब तक अशोक की आंखें खुल चुकी थी। दिया को अपने पास देखकर वो तुरंत सीधा बैठ गया। दिया मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग भाई। अशोक ने भी उसके माथे को छूकर कहा, गुड मॉर्निंग। दिया को ठीक देखकर अशोक ने उसका हाथ पकड़कर अपने बगल में सोफा पार बिठाया और पूछा, तुम बेड से क्यों उठ गई? तुम्हें कुछ चाहिए होता तो मुझे बुला लेती। अब कैसा लग रहा है? अशोक और कुछ पूछता उससे पहले ही दिया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बस भाई मैं ठीक हूं। आप कब आए? आपने बिना आराम किए ही वापस आ गए? मैंने आपसे कहा था ना, पहले आराम कर लीजिए। लेकिन आप मेरी बात कब सुनते हैं? दिया की बात सुनकर अशोक ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, बस मेरी माँ, मैं थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। बस आकार कुछ सोचते सोचते यही नींद आ गई। इतना कहकर अशोक ने दिया की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। मैं नर्स को भेजता हूँ।
पहले फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद आराम से बात करेंगे। अशोक की बात सुनकर दिया की नजर अपने कपड़ों पर पड़ी। उसने देखा कि वो अभी भी वही ड्रेस पहनी हुई थी जो कल ऑफिस जाते वक्त पहनी थी। ये देखकर उसने चुपचाप हाँ में सर हिला दिया। अशोक बोला, ठीक है, मैं नर्स को भेजता हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ। जैसे ही अशोक ये कहकर उठने लगा, धड़ाम, किसी ने जोर से रूम का दूर खोल दिया। कहाँ हो तुम? जैसे ही डोर ओपन हुआ, अशोक और दिया की नजर दूर की तरफ पड़ी। फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगा। तभी एक लड़की दंदनाती हुई उनके पास आकर गुस्से से दोनों को घूरने लगी। उस लड़की को इतने गुस्से में देखकर वह दोनों में से कोई कुछ पूछता, उससे पहले ही वह लड़की हाथ में पकड़ा हुआ कैरियर टेबल पार पाठक दिया और गुस्से से दोनों को घूरते हुए पूछी, आप दोनों जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहे हैं ना? लड़की की बात सुनकर वह दोनों फिर से कुछ कहते, उससे पहले वह लड़की फिर से बोली, मैं पिछले 20 मिनट से दूर के बाहर खड़ा होकर आप दोनों को देख रही हूँ, लेकिन आप दोनों एक दूसरे में इतना खो गए कि आप दोनों की नज़र एक बार भी मुझ पर नहीं पड़ी। इतना कहकर वह लड़की उन दोनों के बीच में आकर बैठ गई। तभी फिर से दूर ओपन करके विनीत हांफता हुआ अंदर आया। विनीत को ऐसा देखकर अशोक ने पूछा, क्या हुआ विनीत? विनीत ने गहरी सांस लेकर उस लड़की को घूरते हुए बोलने लगा, सर सच बताइए, आपने मुझे यहाँ से भेजा ही क्यों? आपको पता है, जैसे ही मैं घर पहुंचकर बेड पार गिरा, इसका कॉल आया। उसने बोली अगर अगले 30 मिनट में मैं उसके पास नहीं गया तो कल ही मेरी शादी करवाएगी। इसकी बात सुनकर मेरी सारी नींद उड़ गई। मैं जैसे ही मल्होत्रा मैंशन पहुंच गया, अंदर का नजारा देखकर मेरी सांसें गले में ही अटक गई। और विनीत और कुछ कहता, उससे पहले वह लड़की उसको घूर कर देखने लगी, जैसे कह रही हो कि अगर तूने और एक बात भी बताई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैसे विनीत भी उसकी बात समझ गया, वह अचानक चुप हो गया। ये देख कर दिया और अशोक ने पहले एक दूसरे को देखा, फिर उन दोनों को देखने लगे। तभी बीच में बैठी लड़की ने बोली, हाँ भाई, आप क्या कह रहे थे? दिया के लिए नाश्ता लेकर आएंगे? इसकी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह लड़की सामने टेबल पर रखा कैरियर अपने हाथ में लेकर प्राउड से बोली, मैं इसके लिए नाश्ता बनाकर लाई हूं। वो लड़की की बात सुनते ही अशोक और दिया की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। दिया जल्दी जल्दी में नामे सर हिलाने लगी। ये देखकर वह लड़की दिया को घूर कर देखकर बोली, जाओ पहले फ्रेश हो जाओ, फिर मैं तुझे अपने हाथों से नाश्ता खिला दूंगी। लड़की की बात सुनकर विनीत की हंसी छूट गई। ये देखकर लड़की ने विनीत को घूर कर देखकर पूछी, क्या हुआ? इसे तुझे कोई प्रॉब्लम है? विनीत ने नामे सर हिलाकर दिया को देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि अब तुझे भगवान ही बचाए। विनीत के एक्सप्रेशंस देखकर दिया ने रोनी सी शक्ल बनाकर अशोक को देखने लगी। अशोक ने जल्दी से हाथ ऊपर किया, जैसे कह रहा हो कि अब मुझे इसमें मत घसीटो, वरना तुम्हारी जगह कल मुझे इस हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। तभी वह लड़की एक नज़र दिया को देखकर अशोक को देखी। अशोक ने मुस्कुराकर बोला, अच्छा हुआ तू आ गई, तो एक काम करो, दिया को फ्रेश होने में हेल्प करो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर अशोक वाहन से चला गया। विनीत ने भी एक नज़र दिया को देखकर अशोक के पीछे पीछे चला गया। दोनों के जाते ही वह लड़की दिया का हाथ पकड़कर बोली, उठो, चल मैं तुझे फ्रेश होने में हेल्प करती हूँ, उसके बाद मैं तुझे अपने हाथों से नाश्ता खिला दूंगी। दिया ने एक नज़र उसको देखा और एक नज़र ऊपर भगवान को देखकर उस लड़की के साथ वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद जैसे ही दिया फ्रेश होकर बाहर आई,
उसकी नजर अशोक एंड विनीत पर पड़ी जो सोफा पर बैठकर कुछ बात कर रहे थे। दिया उनके पास आकर बैठ गई। वह लड़की भी सामने टेबल पर आलथी पालथी मारकर बैठ गई और जल्दी जल्दी कैरियर ओपन करने लगी। यह देखकर दिया ने एक नजर अशोक को देखा। अशोक ने हल्का सा पलके झपका लिया। तभी वह लड़की ने बॉक्स ओपन करके एक नजर डब्बे में देखा, जिसमें गर्मागर्म खिचड़ी और सूप था। वह लड़की जल्दी से सब कुछ बॉल में डालकर फूंक मार कर दिया की तरफ बढ़ाने लगी। दिया ने एक नजर अशोक को देखकर धीरे से मुंह खोला। जैसे ही वह लड़की ने दिया के मुंह में स्पून रखा, दिया ने अशोक एंड विनीत को देखा। अशोक ने तो नजरें फोन में बढ़ा ली, लेकिन विनीत के फेस पर एक स्माइल आ गई। वह लड़की सारा सूप दिया को पिलाकर बॉक्स रखने ही वाली थी कि उसकी नजर खिचड़ी पर पड़ी। वह जैसे ही खिचड़ी उठाने वाली थी, उसकी नजर खिचड़ी पर ही रुक गई। वह ध्यान से खिचड़ी को देखने लगी। यह देखकर विनीत और अशोक ने जल्दी से खड़े होकर बोला, अच्छा ठीक है, आप दोनों बात करो, हम अभी आते हैं। इतना कहकर जैसे ही वह दोनों वाहन से जाने वाले थे, वह लड़की दोनों को घूरते हुए बोली, स्टॉप। वह दोनों के कदम रुक गए, लेकिन वह दोनों पीछे नहीं मुड़े। वह लड़की दंदनाती हुई उनके पास आकर पहुंची, ये कौन सी खिचड़ी है? अशोक कुछ कहता उससे पहले विनीत जल्दी से बोला, मशरूम। मशरूम की बात सुनकर अशोक ने कांसकर आंखें बंद की। 2 सेकंड बाद जैसे ही उसने आंखें खोला, उसकी नजर वह लड़की पर पड़ी जो हाथ बंधकर उसी को घूर रही थी। यह देखकर अशोक ने उसके गालों पर हल्का सा किस करके बोला, आज मेरी शैतान बहुत क्यूट लग रही है। अशोक की बात सुनकर वह लड़की चहकते हुए पूछी, क्या सच में भाई, आज मैं क्यूट लग रही हूं? अशोक ने उसके गाल खींचकर बोला, हाँ मेरा बच्चा, तुम बहुत क्यूट लग रही हो। लड़की जल्दी से अशोक के सीने से लगकर बोली, आप बहुत अच्छे हो भाई। आपको पता है मैं इतनी क्यूट क्यों दिख रही हूं? वो मैंने कल। इतना कहते कहते वह लड़की रुक गई। सर ऊपर करके अशोक को देखा जो उसी को ही देख रहा था। फिर उस लड़की ने धीरे से सर घूमकर विनीत को देखा जो मुंह पर हाथ रखकर हंस रहा था। वह लड़की सब समझ गई। वह अशोक को घूर कर देखने लगी और इधर-उधर देखने लगी। विनीत समझ गया कि अब क्या होने वाला है। वह जल्दी से वाहन से भाग गया। अशोक ने भी उसके पीछे पीछे सोफा के पीछे खड़ा हो गया। वह लड़की उन दोनों के पीछे पीछे भागते हुए गुस्से से बोली, आप दोनों को आज मैं नहीं छोड़ूंगी। आप दोनों को पता है मुझे वह सब खाना बनाने में कितना टाइम लगा? आप दोनों ने मेरा सारा खाना फेंक करके कैंटीन से खाना लेकर आए ना। आप दोनों में किसका आइडिया था ये सब? अगर आप दोनों अच्छे बच्चों की तरह मुझे नहीं बताएंगे कि मेरा खाना क्या किया, तो देख लेना, आज से 10 दिन तक घर में ही खाना मैं ही बनाऊंगी। जैसे ही वह दोनों उस लड़की की बात सुने, दोनों एकदम रुक गए। ये देखकर वह लड़की के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। यह सब देख कर दिया जोर जोर से हंसने लगी। जैसे ही वह तीनों ने दिया को इतना हंसता हुआ देखा, उन तीनों के होठों पर भी छोटी सी स्माइल आ गई और तीनों भी आकार अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। दूसरी तरफ हरजीत ने लैपटॉप को तो फेंक दिया था, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हो रहा था। दिया अशोक को छुएगी या ख्याल ही हरजीत को गुस्सा दिला रहा था। तभी रिधान ने हरजीत के कंधे पर हाथ रखा। हरजीत ने गुस्से से उसका हाथ झटक कर बोला, मुझे नहीं पता तू क्या करेगा, लेकिन वाह मल्होत्रा 10 मिनट में यहाँ से चली जानी चाहिए, वरना मैं खुद। इतना कहते ही रिधान ने उसको शांत कराते हुए बोला, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करना जो बाद में प्रॉब्लम खड़े कर दे। उसका बात सुनकर हरजीत ने आईब्रो ऊपर की। तभी रिधान ने उसको समझते हुए बोला, अभी अभी उसकी तबीयत ठीक हो रही है।
अगर तूने कोई कदम उठाया तो उसकी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। वैसे भी बस आज का दिन है, कल से तो वह तुम्हारे पास ही रहेगी। जैसे ही हरजीत के कानून में ये बात पड़ी कि कल से वह तुम्हारे पास ही रहेगी, हरजीत का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन वह फिर से बोला, ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ डॉल के लिए। लेकिन मुझे एमआर मल्होत्रा 10 मिनट के बाद डॉल के पास नहीं दिखना चाहिए, वरना जो होगा वह मैं बाद में देख लूंगी। लेकिन इतना कहकर वह चुप हो गया क्योंकि रिधान ने फोन में कुछ करते हुए बोला, वो चला जाएगा। रिधान की बात सुनकर हरजीत गुस्से से वहां से वॉशरूम में चला गया। जैसे ही वह तीनों बैठ गए, दिया ने अशोक को देखकर पूछी, भाई क्या प्रीति ठीक है? क्या कल रात वह मुझे पूछ रही थी, मेरे लिए रोई क्या? क्या आप दोनों को परेशान किया? तभी अशोक ने उसका हाथ पकड़कर बोला, नहीं, वह नहीं रोई। बस वह तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। मैंने उसे समझाया कि तुम ऑफिस में हो कुछ काम की वजह से। वह फिर से कुछ पूछती, उससे पहले तुम्हारी भाभी ने कॉल किया। वह उनसे बात करते हुए तुम्हारे बारे में भूल ही गई। तभी वह लड़की ने बोली, उसके बाद हम दोनों ने गार्डन में खेला, तभी एक बार पूछी थी, लेकिन बहुत जल्दी ही सो गई। दोनों की बात सुनकर दिया ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन उसके फेस पर कुछ मायूसी आ गई। ये देखकर अशोक ने दिया के सर पर हाथ रखकर बोला, वाह ठीक है। वैसे भी तुझे आज डिस्चार्ज मिल जाएगा, फिर हम घर चले जाएंगे। तभी विनीत के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। जैसे ही विनीत ने स्क्रीन देखा, उसके फेस पर कुछ परेशानी आ गई। यह देखकर अशोक ने पूछा, क्या हुआ विनीत? विनीत ने एक नजर दिया को देखकर बोला, सर वो एमआर सिंह का मेल आया है, वो 1 घंटे बाद मीटिंग करना चाहते हैं। विनीत की बात सुनकर अशोक भी हैरान होकर बोला, व्हाट? लेकिन मैंने तो उनसे बोला था कि मीटिंग 12 बजे रख लेंगे। विनीत कुछ कहता उससे पहले वह लड़की गुस्से से मुंह फुलाकर बोली, पता नहीं ये मिस्टर सिंह और सिन्हा है कौन? लगता है दोनों सच में पागल है, वरना इतनी सुबह सुबह कौन मीटिंग करता है? भाई आप एक काम करिए, मीटिंग कैंसल कर दीजिए। वह लड़की की बात सुनकर दिया ने जल्दी से बोली, नहीं भाई आप जाइए। अब मैं ठीक हूँ, डिस्चार्ज शाम को कर लेंगे। दिया की बात सुनकर अशोक ने एक नजर दिया को देखा, जिसकी आंखों में एक अलग ही खुशी दिखने लगी थी। यह देखकर अशोक ने बिना कुछ बोले हाँ में सर हिलाकर विनीत से बोला, ठीक है, उसे बोलो हम 1 घंटे में ऑफिस आ जाएंगे। विनीत ने भी जल्दी से मैसेज टाइप करते हुए बाहर चला गया। अशोक ने एक नजर दिया को देखकर वह लड़की से बोला, ध्यान रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगा, फिर हम घर चलेंगे। वह लड़की भी मुंह बनाकर हाँ में सर हिलाई और अशोक भी वाहन से चला गया। अगर हरजीत ने लैपटॉप नहीं तोड़ा होता, तो आज उसको पता चल जाता कि दिया और अशोक का रिश्ता क्या है। लेकिन समय कौन बदल सकता है? वह दोनों के जाते ही वह लड़की दिया से पूछी, क्या सच में तू ये प्रोजेक्ट करना चाहती है? मुझे तो लग रहा है वह मिस्टर सिंह और मिस्टर सिन्हा पूरी तरीके से पागल है। क्या तू अभी उनके ऑफिस जाकर काम करना चाहती है? कहाँ हो तुम? वह लड़की की बात सुनकर दिया ने सर झुकाकर बोली, हाँ ये प्रोजेक्ट मैं करना चाहती हूँ। फिर दिया ने उस लड़की की आंखों में देखकर बोली, तुम सब चाहते हो ना मैं पहले की तरह आगे बढ़ने की कोशिश करूं? मैं आगे बढ़ना चाहती हूं। मुझे नहीं पता मैं ये सब कैसे करूंगी, लेकिन मैं कोशिश करना चाहती हूं। आप सबने मेरी वजह से बहुत कुछ। दिया के इतना कहते ही वह लड़की उसको घूर कर देखने लगी। लेकिन दिया ने उसका हाथ पकड़कर बोली, सच में उस दिन भैया नहीं आते तो पता नहीं
मैं इतना कहकर वह थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। फिर से कहने लगी, तुझे पता है, जब मेरे मम्मा पापा मुझे ऐसे अचानक छोड़कर चले गए तो मुझे लगा मैं अब नहीं जी पाऊंगी। लेकिन मैं तुझसे मिलने के बाद मेरा सारा दुख दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। अगर उस रात मैंने भैया की बात मान ली होती तो। वह इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहाने लगे। ये देखकर वह लड़की ने जल्दी से दिया को हक कर लिया। तभी दिया ने बोली, जब भाई ने मुझे बचाया फिर भी मेरे मन में तो जीने की कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन 1 महीने बाद जैसे ही मुझे पता चला कि इस दुनिया में मेरे लिए कोई आ रहा है, तब भी मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं उसको कैसे संभालूंगी? इस समाज को क्या कहूंगी? इतना कहकर वह उस लड़की से दूर होकर उसकी आंखों में देखकर बोली, अगर उस दिन तुम नहीं होती तो पता नहीं मैं खुद को कैसे संभालने वाली थी। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मेरे लिए तुमने तुम्हारी करियर छोड़ दी, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा घर, सब कुछ छोड़कर मेरे साथ हो। इतना कहते ही वह लड़की ने दिया के होठों पर उंगली रखकर गुस्से से बोली, बस बहुत हो गया। वह सिर्फ तुम्हारी नहीं है, वह मेरी भी छोटी सी शैतान है। मुझे नहीं पता मैं क्या खोया हूँ, लेकिन तुझे पता है, उसके आने के बाद मैंने बहुत कुछ पाया है। मैं भी उसके साथ साथ बच्ची बन गई हूँ। हाँ, मैं पहले से बहुत शैतानियां करती थी, लेकिन उसके आने के बाद तो मेरी दुनिया में बहुत कुछ बदल गया। और खबरदार, आज के बाद तूने फिर से उस रात की बात याद की तो। भैया ने हमसे कहा था ना, उस रात की बात हम कभी भी नहीं करेंगे। इतना कहकर वह लड़की के एक्सप्रेशंस डार्क हो गए। मैं सच कह रही हूँ, अगर मुझे पता चल गया ना कि वह कौन है, मैं उससे ऐसा सबक सिखा दूंगी। उस लड़की के इतना कहते ही दिया ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर ना में सर हिलाकर बोली, मैंने तुझे कितनी बार समझाया, वह गलत इंसान नहीं है। बस हालत ऐसे हो गए थे। वह और कुछ कहती, वह लड़की गुस्से से दिया को देखकर बोली, अगर तुम्हारी जगह कोई और होती तो उससे इतनी नफरत करती कि। वह लड़की और कुछ कहती उससे पहले ही दिया ने उसकी बात बीच में काटकर बोली, नहीं मयू, मेरी जगह कोई भी लड़की होती तो वह भी यही कहती। वह इंसान गलत नहीं है। तभी वह लड़की ने छिड़ते हुए बोली, बस बहुत हो गया। अब तुम कब तक उसको ऐसे ही प्रोटेक्ट करती रहोगी? छोड़ो, वह कोई भी है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। वह लड़की की बात सुनकर दिया की आंखों में कुछ आंसू आकार चले गए। वह दोनों और कुछ बात करते इससे पहले ही डोर ओपन करके डॉक्टर अंदर आ गई। जैसे ही डॉक्टर अंदर आई, वह दोनों चुप हो गई। डॉक्टर ने दिया को चेक किया और बोली, मैम, आप अब थोड़ा ठीक है, लेकिन अगर आपने 1-2 दिन और आराम किया तो आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर की बात सुनकर वह लड़की एक नज़र दिया को देखकर डॉक्टर से बोली, आप वेट क्यों कर रहे हैं डॉक्टर? आप एक काम कर लीजिए, इसको एक और नींद का इंजेक्शन दे दीजिए, वरना ये कभी नहीं सोएगी। लड़की की बात सुनकर डॉक्टर ने मुस्कुराकर बोला, नहीं मिस मल्होत्रा, ऐसा नींद का इंजेक्शन ज्यादा देना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। बस मैम की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने 2 इंजेक्शन दे दिए थे। अब अगर ये आराम करें तो अच्छा होगा। डॉक्टर की बात सुनकर वह लड़की और कुछ कहती उससे पहले दिया ने डॉक्टर से बोली, जी डॉक्टर, थैंक यू, मैं आराम कर लूंगी। दिया की बात सुनकर डॉक्टर हंसते हुए वाहन से चली गई। डॉक्टर के जाते ही वह लड़की दिया को देखकर बोली, अब चुपचाप लेट जाओ, मुझे बहुत काम है। पता नहीं आपके खड़ूस भाई को मुझ मासूम से क्या दुश्मनी है। सिर्फ मेरे पीछे ही पड़ा रहता है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। खैर छोड़ो, तुम आराम करो, मैं जाकर अपना प्रोजेक्ट देख लेती हूँ।
इतना कहकर उसने दिया को धीरे से बेड पार लिटोया और वहां फिर से जाकर सोफा पार बैठकर काम करने लगी। दिया ने भी एक नज़र उस लड़की को देखकर धीरे से आंखें बंद कर लिया, लेकिन उसे रह रहकर पुरानी बातें याद आने लगी। तभी दिया ने करवट ली। वह जैसे ही करवट ली, उसकी नज़र बगल में गई। उसने जैसे ही बगल में हाथ रखा, उसको एक अजीब सा एहसास हुआ। वह थोड़ा सा सरक गई। तभी उसको एक मेंस परफ्यूम की खुशबू आई। जैसे ही दिया ने वह खुशबू सूंघी, उसकी आंखों के सामने कुछ बातें घूमने लगी। वह ख्यालों में खो गई। तभी उसके कानून में एक आवाज गूंज गई, तुम कहीं पर भी हो, सिर्फ मेरी हो। मैं भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूं। जैसे ही दिया के कानून में ये आवाज गूंजी, वह अचानक उठकर बैठ गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। जैसे ही मयू ने दिया को ऐसा देखा, वह जल्दी से उसके पास आकर उसकी बगल में बैठ गई और पूछने लगी, क्या हुआ देव? दूसरी तरफ 1 घंटे बाद अशोक एंड विनीत ऑफिस पहुंच गया। थोड़ी देर बाद वाहन रिधान आया। जैसे ही वो लोग रिधान को देखा, खड़े हो गए। रिधान ने भी उनसे हाथ मिलाकर सामने चेयर पर बैठ गया। तभी विनीत ने हिचकिचते हुए रिधान से पूछा, हेलो मिस्टर सिन्हा, आप ऐसे अचानक मीटिंग करने के लिए क्या? विनीत और कुछ कहता, रिधान ने उसे एक नज़र देखा तो विनीत चुप हो गया, क्योंकि रिधान भी बिल्कुल हरजीत के जैसा ही था। सच सच कहें तो हरजीत से ज्यादा रिधान को ही गुस्सा आता था। हरजीत तो बस पिछले 4 सालों से ऐसा हो गया था, वरना वह पहले आराम से काम करता था। बस बात अगर रिधान से जुड़ी होती तो उसे गुस्सा आ जाता, वरना उसे काम के अलावा किसी और से कोई मतलब नहीं रहता था। लेकिन आज हरजीत अलग है, वह अब पूरा डेविल बन गया है। अब वह छोटी छोटी बातों को भी माफ नहीं करता। अब कोई भी राइवल उसके सामने नहीं टिक पाता था। ये 4 सालों में हरजीत बहुत बदल गया था। पहले वह जितना काम करता था, अब वह उससे 3 गुना ज्यादा काम करता था। इसकी वजह से इन सालों में वह पहले इंडिया में नंबर 1 बिजनेसमैन रहता था, लेकिन अब वह पूरी एशिया में नंबर 1 बिजनेसमैन बन गया है। लेकिन रिधान ऐसा नहीं है, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और वह एक बार भी नहीं सोचता कि सामने वाला कौन है। खैर छोड़िए, आप सबको धीरे धीरे पता चल जाएगा रिधान के बारे में। जैसे ही विनीत चुप हो गया, अशोक ने रिधान से बोला, आप इसकी बात का बुरा मत मानिए, वह बस ऐसा ही पूछ रहा था। उसके बाद उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बात करके एक एक डॉक्यूमेंट साइन किया। हरजीत तो यहाँ आया ही नहीं था, क्योंकि कल वह जिसके लिए यहाँ आया था, आज वह लड़की खुद उसकी बगल में थी। साइन होने के बाद रिधान ने खड़े होकर अशोक से हाथ मिलाकर बोला, ठीक है मिस्टर मल्होत्रा, जल्दी मिलेंगे। अगर आप चाहो तो हम काम कल से शुरू कर लेंगे। रिधान की बात सुनकर अशोक ने भी हल्का सा मुस्कुराकर उससे हाथ मिलाकर बोला, जरूर मिस्टर सिन्हा। अगर उसकी तबीयत ठीक हो गई तो वह कल या परसों से आपके ऑफिस आ जाएगी। लेकिन इतना कहकर अशोक ने एक गहरी सांस लेकर आगे पूछा, क्या कल जो भी हुआ है उसकी वजह से मिस्टर सिंह ने मेरी? अशोक की बात चल ही रही थी, उससे पहले ही रिधान ने उसकी बात बीच में काट दी और बोला, नहीं, हरजीत ऐसा कुछ नहीं करेगा क्योंकि अब हम बिजनेस पार्टनर हो गए हैं। वैसे भी आपने खुद ही बताया ना कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, क्या नाम है उसका? हाँ, दिया त्रिवेदी। वह ठीक होते ही उससे ऑफिस भेज दीजिए, क्योंकि हरजीत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता काम डिले करना। अशोक ने हाँ कहा। वह लोग बाहर निकलकर अपने अपने रास्ते चले गए।
जैसे ही रिधान अपनी गाड़ी में बैठा, उसने साइंड अग्रीमेंट की एक फोटो क्लिक करके किसी को भेज दिया। हॉस्पिटल में हरजीत गुस्से से इधर-उधर घूम रहा था। उसको दिया को देखना था, लेकिन लैपटॉप टूट दिया। उसका बॉडीगार्ड दूसरा लैपटॉप लेने गया, लेकिन हरजीत को एक एक पाल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी हरजीत के रूम का डोर नॉक हुआ। वह जैसे ही डोर ओपन किया, एक बॉडीगार्ड ने सर झुकाकर एक बॉक्स हरजीत की तरफ बढ़ा दिया। हरजीत ने जल्दी से बॉडीगार्ड से बॉक्स लेकर डोर बैंड कर दिया और सोफा पार बैठकर लैपटॉप को जल्दी से ओपन करके टेबल पर रखा और उसमें कुछ सर्च करने लगा। दूसरी तरफ दिया के रूम में दिया को ऐसे गहरी गहरी सांसें लेता हुआ देखकर वह लड़की दिया की देखते हुए उसके बेड पार बैठ गई और पूछने लगी, दियो क्या हुआ? तुम फिर से ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो? लेकिन दिया बिना कुछ बोले उससे हग करके आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से कुछ बूंद आंसू बह गया। जैसे ही वह लड़की दिया की आंसू महसूस किया, उसने दिया की पीठ को रब करने लगे। कुछ देर बाद दिया उस लड़की से अलग होकर बैठ गई। तभी वह लड़की ने फिर से पूछी, क्या हुआ दिया? दिया ने आंखें नीचे करके बोली, बस कल की बात सोचकर कुछ घबराहट हो गई थी। दिया की बात सुनकर वह लड़की ने उसे फिर से लिटौकर बोली, ये फैसला तुम्हारा है तो छोड़ो, तुम्हारे साथ हम सब हैं ना। तुझे इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम आराम करो। इतना कहकर वह लड़की ने दिया को कंबल से कवर किया और उसका हाथ पकड़कर बैठ गई। कुछ देर बाद दिया दवाई के असर की वजह से सो गई। जैसे ही वह लड़की ने दिया को सोया हुआ देखा, उसके एक्सप्रेशंस अचानक चेंज हो गए। वह गुस्से से धीरे से बोली, मुझे पता है दियो, क्यों मुझसे झूठ बोला, और मुझे ये भी समझ आ गया कि तुझे क्या परेशान कर रहा है। अगर मेरे बस में होता तो मैं उस आदमी को ऐसा सबक सिखाती कि वह कभी नहीं भूलता। उसने मुझसे मेरी दोस्त को छीन लिया, इसके लिए मैं उसको कभी भी माफ नहीं करूंगी। इतना कहते ही उसकी आंखों में गुस्सा की साफ साफ हल्का सा नामी भी आ गए। वह वहां से उठकर गई और सोफा पार बैठकर एक नजर दिया को देखने के बाद अपना काम करने लगी। दूसरी तरफ जैसे ही हरजीत ने लैपटॉप में कुछ खोला, उसकी आंखों में एक सुकून आ गया। वह एकटक लैपटॉप की स्क्रीन को देखने लगा। उसको वक्त का पता ही नहीं चला जब 2-3 घंटे बीत गए। उसका ध्यान तब टूटा जब उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने एक नज़र फोन को देखा, फिर फोन उठाकर ओपन किया तो उसकी आंखों में एक सुकून के साथ साथ उसकी होठों पर एक डेविल स्माइल भी आ गया। वह एक नज़र स्क्रीन को देखकर उस पर हाथ रखकर बोला, अब मैं भी देखता हूँ वाह मल्होत्रा हमेशा तुम्हारे पास कैसा रहेगा। मैं तुझे। इतना कहते कहते वह चुप हो गया और एकटक स्क्रीन को देखने लगा। देखते देखते कब शाम हो गई, किसी को पता ही नहीं चला। सब अपने अपने कामों और उलझनों में उलझे हुए था। कहाँ हो तुम? जैसे ही रिधान से मीटिंग कंप्लीट हुई, अशोक ने वाहन से निकलने ही वाला था, तभी विनीत के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। जैसे ही उसने फोन देखा और अशोक को देखा, अशोक समझ गया कि कोई इम्पोर्टेंट बात है। अशोक ने विनीत से पूछा, क्या हुआ विनीत? विनीत ने फोन देखकर बताया, सर, वहाँ सारे इन्वेस्टर्स आपसे बात करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। उस दिन मिस्टर सिंह ने अनलॉग ऑन को मीटिंग से भेज दिया था, लेकिन अब वह लोग आपसे बात करना चाहते हैं। ये सुनकर अशोक ने कुछ सोचकर हाँ में सर हिलाया और फिर से ऑफिस के अंदर चला गया। 1 घंटे बाद धीरे धीरे सारे इन्वेस्टर्स मीटिंग रूम में आ गए। 20 से 25 लोग बैठकर बात करने लगे। क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा बड़ा था और इसमें एमआर
सिंह के इन्वेस्ट करने की वजह से सारे लोग इस बारे में बात करने के लिए आए थे। पहले एक एक करके सब लोग अपना परसेंटेज डिस्कस करने लगे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि पूरा इन्वेस्टमेंट हरजीत ने किया है, तो सारे इन्वेस्टर्स इसके बारे में बात करने लगे। 2 घंटे बाद अशोक ने बोला, हमने सोचा था इसमें 50% मिस्टर सिंह इन्वेस्ट करेंगे और बाकी का हम सब, लेकिन उन्होंने पूरा इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन अगले प्रोजेक्ट में आप सबको जरूर शामिल कर लूंगा। अशोक की बात सुनकर सारे इन्वेस्टर्स ने हाँ में सर हिलाया, क्योंकि वह कर भी क्या सकते थे। सब जानते थे कि मिस्टर सिंह और एमआर सिन्हा कितने पावरफुल है, इसलिए सब बिना कुछ बोले हाँ में सर हिलाकर बाकी कंपनी के प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने लगे। मीटिंग खत्म होते होते शाम के 5 बज गए। जैसे ही अशोक ने घड़ी देखा कि 5 o'clock बज गए हैं, उसे याद आया कि दिया को आज डिस्चार्ज कराकर घर लेकर आना है। वह जल्दी से ऑफिस से निकल गया। वह बस 20 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचने ही वाला था, उससे पहले अशोक का फोन बाजा। जैसे ही अशोक ने फोन उठाया, दूसरी तरफ से प्रीति के रोने की आवाज आई। उसको रोता हुआ देखकर अशोक ने चिंता में पूछा, क्या हुआ माय प्रिंसेस? उधर से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ रोने की आवाज आने लगी। ये देखकर अशोक ने जल्दी से गाड़ी घर की तरफ मोड़ दी। कुछ देर बाद अशोक की गाड़ी मल्होत्रा मैंशन के सामने आकर रुकी, और जैसे ही वह घर में आया, उसने देखा कि प्रीति सोफा पर बैठकर घुटनों में मुंह छुपाकर रो रही थी। प्रीति को ऐसा देखकर अशोक जल्दी से उसके पास गया और प्रीति को गोद में उठा लिया। जैसे ही प्रीति ने अशोक को देखा, वह उससे लिपटकर और जोर जोर से रोने लगी। अशोक ने एक नज़र केयरटेकर को देखा, तो उसने जल्दी से बताया, सर, प्रीति बेबी दोपहर से कुछ नहीं खाया, ऐसे ही सो गई। जब वह नींद से उठी तब से रो रही है। हमने बहुत बार पूछा क्या हुआ, लेकिन बेबी कुछ नहीं बता रही थी। मैंने आपको फोन लगाया था, लेकिन आपका फोन नहीं लग रहा था। मैंने विनीत बाबू को भी फोन ट्राई किया, लेकिन उनका फोन भी नहीं लग रहा था। केयरटेकर की बात सुनकर अशोक ने प्रीति के पीठ को सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ माय प्रिंसेस? ऐसे क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा? प्रीति ने एक नज़र उसे देखा। जब अशोक की नज़र प्रीति पर पड़ी, तो उसको बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि प्रीति का पूरा चेहरा लाल पड़ गया था, उसकी नाक से पानी आ रहा था और उसके फेस पर पीलापन आ गया था। प्रीति की ये हालत देखकर अशोक ने उसको जल्दी से गले से लगाकर पूछा, बच्चा क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? लेकिन प्रीति बिना कुछ बोले अशोक से और चिपक गई। अशोक उसको गोद में लेकर बाहर चला गया। वह गार्डन में उसको गोद में लेकर घूम रहा था। जब कुछ देर बाद प्रीति चुप हो गई, तो अशोक ने उसका चेहरा सीने से बाहर निकलकर उसकी आंखों में देखकर पूछा, क्या हुआ माय प्रिंसेस? प्रीति सुबकते हुए बोली, दादा, मम्मा चाहिए। बस इतनी सी बात के लिए मेरी प्रिंसेस रो रही थी? अशोक ने पूछा। प्रीति ने नामे सर हिलाकर बोली, नहीं दादा, मुझे बुरा सपना आया। एक अंकल ने मम्मा की फोटो को फाँक दिया, मम्मा की फोटो टूट गई। प्रीति की बात सुनकर अशोक ने प्रीति के बालों को सहलाते हुए बोला, नहीं प्रिंसेस, कुछ नहीं होगा, वह बिल्कुल ठीक है। तभी प्रीति ने फिर से पूछी, दादा, मम्मा कहाँ है? मुझे मम्मा चाहिए। अशोक ने उसके माथे पर किस किया और बोला, बस प्रिंसेस, मैं अभी जाकर मम्मा को लेकर आता हूँ। तुम ऐसे नहीं रोएगी, ठीक है? मेरी प्रिंसेस बहुत स्ट्रांग है ना? प्रीति ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। जैसे ही अशोक अंदर बढ़ने वाला था, तभी प्रीति ने बोली, दादा, मैं भी आपके साथ आऊंगी। प्रीति की बात सुनकर अशोक बिना कुछ बोले यूज भी अपने साथ लेकर गाड़ी में बैठ गया। विनीत ने भी ड्राइविंग सीट पर आकर गाड़ी स्टार्ट की और हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी बढ़ाया।
अशोक रास्ते में ही प्रीति को समझा रहा था, देखो माय प्रिंसेस, अभी मम्मा हॉस्पिटल में हैं। अशोक की बात सुनकर प्रीति ने अशोक को देखा तो अशोक ने उसके सर पर किस करके बोला, बस कल रात मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए तुम्हारी बड़ी शैतान मम्मा को इंजेक्शन लगवाने के लिए हॉस्पिटल लेकर गए थे। हम मम्मा को पिक करके घर आ जाएंगे, ठीक है? प्रीति ने भी हाँ में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। अशोक ने प्रीति को गाड़ी में ही बिठाकर बोला, प्रिंसेस तुम यहाँ अंकल के साथ खेलो, मैं मम्मा को लेकर आता हूँ। बाछों का हॉस्पिटल में आना अच्छा नहीं होता, ठीक है? प्रीति ने भी हाँ में सर हिलाकर बोली, दादा जल्दी आना। अशोक ने भी हाँ में सर हिलाया और बॉडीगार्ड को कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर हॉस्पिटल के अंदर चला गया। वाहन लगभग 20 बॉडीगार्ड्स था।